सोचिए, अगर किसी देश के लाखों युवा अचानक सड़कों पर उतर आए, नारे लगाएं, पोस्टर उठाएं और सरकार को खुली चुनौती दें, तो कैसा नजारा होगा? नेपाल में यही हो रहा है। यहाँ की जेन ज़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। वजह है सोशल मीडिया बैन और साथ ही भ्रष्टाचार का गुस्सा। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं दी एज। आज हम बात करेंगे नेपाल के उस युवा आंदोलन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये सिर्फ फेसबुक या टिकटॉक बैन का मामला नहीं है, ये उस गुस्से का विस्फोट है जो बरसों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से दबा हुआ था। इस वीडियो में समझेंगे कि नेपाल की गलियों में आखिर हो क्या रहा है, क्यों नौजवान पुलिस से भिड़ गए और इस आंदोलन का असर आने वाले वक्त पर कैसा पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इसके बैकग्राउंड में। नेपाल, जो कभी अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और पर्यटन के लिए मशहूर थी, अब लगातार राजनीतिक संकट और भ्रष्टाचार की खबरों में घिरा रहता है। पिछले कुछ महीनों से वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर सख्ती शुरू कर दी है, खासकर टिकटॉक, जिस पर नेपाल के करीब 25 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, उसे अशांति फैलाने वाला बताकर बैन कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और अफवाह बढ़ रही है, लेकिन नेपाल के युवा इसे सेंसरशिप मानते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि पढ़ाई, नौकरी, छोटे बिजनेस और अपनी आवाज उठाने का सबसे बड़ा जरिया है। इन सब समस्या की जड़ क्या है? गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं है, असली मसला है भ्रष्टाचार और सिस्टम पर अविश्वास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल लगातार एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। सत्ता कुछ चुनिंदा नेताओं और उनके परिवारों तक सिमटी हुई है और आम जनता को लगता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जेन ज़ी यानी कि 18 से 25 साल का नया वोटर अब खुलकर सवाल पूछ रहा है। उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया बैन असल में सरकार की नाकामी छिपाने का तरीका है। आंदोलन का फैलाव कितना हुआ है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया बैन के ऐलान के बाद हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू में भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई। कई जगह पुलिस और युवाओं के बीच झड़पें भी हुई हैं। स्थिति इतनी बिगड़ी है कि सरकार को कर्फ्यू लागू करना पड़ा। मोबाइल इंटरनेट और वाईफाई कई जगहों पर बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी युवाओं की भीड़ कम नहीं हुई। इन प्रदर्शनों की सबसे दर्दनाक तस्वीर है हिंसा और मौतें। अब तक की रिपोर्टों के मुताबिक झड़पों में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी। सोचिए, एक आंदोलन जो फेसबुक और टिकटॉक से शुरू हुआ था, उसने अब जानलेवा मोड़ ले लिया है। यही इस आंदोलन की गंभीरता दिखाता है। युवाओं का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की आज़ादी की नहीं है, बल्कि भविष्य की आज़ादी की है। वे पूछ रहे हैं क्यों नेताओं पर घोटालों का आरोप लगते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, क्यों सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है और क्यों उनकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर दबाया जा रहा है। अब यह आंदोलन धीरे धीरे एक डिजिटल राइट्स और एंटी करप्शन मूवमेंट बन चुका है। सरकार की दलील है कि अगर सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं किया गया तो नफरत फैल सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का असली मकसद सुरक्षा है या असहमति की आवाज़ को दबाना? आलोचकों का कहना है कि सरकार पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, बेरोजगारी कम करे और पारदर्शिता बढ़ाए, तभी जनता का भरोसा वापस जीता जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जितना ज्यादा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, आंदोलन उतना ही बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, गिरफ्तारियां की, लेकिन युवा और भी संगठित होकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया बैन ने उनके विरोध को खत्म नहीं किया, बल्कि और मजबूत कर दिया है। अब ये सिर्फ टिकटॉक या फेसबुक का मुद्दा नहीं रहा, ये एक पूरा जन आंदोलन बन चुका है। और अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार को मजबूर होकर सोशल मीडिया बैन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में दबाव बढ़ेगा और सबसे अहम, नेपाल का नया वोटर यानी यही जेन ज़ी आने वाले चुनावों का खेल बदल सकता है। नेपाल का लोकतंत्र पहले ही नाजुक स्थिति में है
ये आंदोलन उसे और हिला सकता है और फिर सही दिशा भी दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं है, ये उस पीढ़ी का गुस्सा है जो कह रही है अब और नहीं। लगभग 6 मौतें और 100 से ज्यादा घायल इस आंदोलन की कीमत पहले ही चुका चुके हैं। सवाल यह है कि सरकार इस चेतावनी को समझेगी या और टकराव होगा। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया बैन सच में सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर ये लोकतंत्र पर हमला है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी और कहानी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दी एज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या नेपाल का लोकतंत्र अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है? मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं दी एज। नेपाल में युवा प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल इन दिनों अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राजधानी काठमांडू में जबरदस्त प्रदर्शन के बीच कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू है, युवा जनता की भीड़ पुलिस से भिड़ रही है। नेपाल की संसद के बाहर बेहद जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और ओली समेत कई बड़े नेताओं के आवास पर आगजनी और लूट हुई। इससे पहले ओली कैबिनेट में गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। पूरा देश सांस रोके बैठा है कि आगे क्या होगा। ये सब शुरू हुआ अचानक सोशल मीडिया बैन से। नेपाल सरकार ने एक झटके में 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप तक ब्लॉक कर दिए। सरकार का कहना था कि ये कदम उपद्रव रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन जेन ज़ी यानी नेपाल की नई पीढ़ी ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला मान लिया। उनका कहना था कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। विरोध पहले ऑनलाइन था, लेकिन इंटरनेट कटने के बाद गुस्सा सड़कों पर उतर आया। साथ ही कई युवाओं ने कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के विरोध में नहीं है,
बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। 3 दिन चले इस बैन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ओली के सरकार से सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया, लेकिन इस राहत के बावजूद मंगलवार सुबह यानी कि आज से ही प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए। युवाओं ने साफ साफ कहा, सिर्फ बैन हटाने से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना होगा। नारों की गूंज और गुस्से से साफ है कि आंदोलन अभी थमा नहीं है। काठमांडू में स्थिति और बिगड़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और नेताओं के घरों पर हमला किया। CPN-MC अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, संचार मंत्री पृथ्वी सुबा गुरुंग और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक तक के आवास पर पथराव और आगजनी की गई। मकवानपुर जिले के हेटोडा और पूर्वी मनहारी बाजार में भीड़ ने टायर जलाकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया, जिससे यातायात घंटों तक ठप रहा। हालात काबू में रखने के लिए सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़ गए हैं। इस हिंसा और सरकारी रवैये ने सत्ता के भीतर भी हलचल मचा दी है। सबसे पहले जल आपूर्ति मंत्री यानी कि प्रदीप यादव ने कहा कि वे इस तरीके के दमन का हिस्सा नहीं बन सकते और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा, अपने पत्र में लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है और उन्होंने भी पद छोड़ दिया। हालात तब और गंभीर हो गए जब गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। इन 3 इस्तीफों ने सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और विपक्ष हमलावर हो चुका है। सड़कों पर हालात लगातार बिगड़ रहे थे। संसद परिसर तक भीड़ पहुंच गई, वहां तोड़फोड़ और झड़प हुई। कई मंत्रियों और नेताओं के घरों पर हमला किया गया। काठमांडू वैली में कर्फ्यू लागू करना पड़ा, आर्मी को तैनात करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। उनकी मांग साफ थी, सोशल मीडिया बैन हटे, लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान हो और प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे। इससे पहले KP शर्मा ओली ने सोमवार रात प्रेस स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी युवा शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, लेकिन बाहरी स्वार्थी तत्वों ने हालात बिगाड़ दिए। उन्होंने एक जांच समिति बनाने और 15 दिन में रिपोर्ट देने का ऐलान किया। सरकार ने मुआवजा और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा भी की, लेकिन ओली के साफ कहना था कि सरकार जेन ज़ी के दबाव में नहीं झुकेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में हो रही हिंसा पर वो लगातार नजर रख रहे हैं। MEA ने कहा कि हिंसा में कई युवाओं की मौत बेहद दुखद है और हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से समाधान खोजने की अपील की है। इसके साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें सावधान रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संकट पर नजर रखी जा रही है। भारत और चीन दोनों अपनी सीमा पर ऐसी अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं। सोशल मीडिया को लोकतंत्र की नई ताकत माना जा रहा है और नेपाल का यह उदाहरण दक्षिण एशिया के बाकी देशों के लिए भी चेतावनी है कि अगर युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसका असर सड़कों पर दिखेगा। सिर्फ 72 घंटे में नेपाल ने राजनीति की किताब बदल दी है। 19 मौतें, सैकड़ों घायल, 3 मंत्रियों का इस्तीफा, सोशल मीडिया बैन का रोल बैक, कर्फ्यू, मंत्रियों के घरों पर हमले और अब सर्वदलीय बैठक। जेनजीज ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह लड़ाई अभी अधूरी है। अब यह देखना है कि क्या नेपाल नए राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा या हिंसा और अस्थिरता का दौर लंबा खिंचेगा। और नेपाल संकट पर हर ताजा अपडेट पाने के लिए DH के साथ जुड़े रहिए।